जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद अपने यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल। इसके पहले हम लोग प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, फॉर एग्जाम्पल टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप केवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आता है, उसके लिए आप ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उसमें वेस्टर्न थिंकर में अगर हेगेल है, तो भी आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल, इसका जीवन कार्यकाल 1770 से 1831 के मध्य था। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके पिता एक इसे धार्मिक विद्वान बनाना चाहते थे, मेरा बेटा पढ़ लिख के धार्मिक विद्वान बनेगा। यही है जॉर्ज फ्रेडरिक हेगेल। तो लेकिन इनकी रुचि कुछ और में ही थी। इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति से राज्य का कैसे निर्माण किया, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसका समर्थन किया था। और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को शानदार मानसिक सुबह कहा था। और जब उस समय नेपोलियन था, नेपोलियन जब युद्ध में आगे बढ़ रहा था, यूरोप को जीत रहा था, तो इन्होंने भी नेपोलियन का समर्थन किया था। और इसने फ्रांसीसी क्रांति को शानदार मानसिक सुबह कहा है। हेगेल को आधुनिक आदर्शवाद का स्थापना की है। हेगेल ने आधुनिक आदर्शवाद की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछता भी है कि आधुनिक आदर्शवाद का संस्थापक कौन है, तो आधुनिक आदर्शवाद का संस्थापक हेगेल है। और हेगेल को ही आदर्शवाद का पोप भी कहा जाता है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि आदर्शवाद का पोप किसे कहा जाता है, हेगेल को कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मार्क्स, जब मार्क्स पढ़ते हैं तो मार्क्स का पोप किसे कहा जाता है, तो हम लोग कार्ल काटस्की को पढ़ते हैं, कार्ल काटस्की, तो उसे मार्क्सवाद का पोप कहा जाता है। उसी प्रकार आदर्शवाद का पोप किसे कहा जाता है, जॉन फ्रेडरिक हेगेल को कहा जाता है। हेगेल का दर्शन इसकी मृत्यु के बाद प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ तक कि मार्क्स द्वारा भी हेगेल को पढ़ा गया था। जो मार्क्स था, जिसने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था, उसने भी हेगेल को पढ़ा था। हेगेल की जब डेथ होने के बाद लगभग एक प्रचलन हो गया था वेस्टर्न यूरोप में कि जब तक कोई हेगेल को नहीं पढ़ लेता था, तब तक अपना कोई सिद्धांत नहीं देता था। तो हेगेल के आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या गए थे? पहला था द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक मेथड। इसमें विचारों या चेतना के आपसी अंतर्विरोध द्वारा इतिहास आगे बढ़ता है। इसमें द्वंद्ववाद में यही कहता है, जो हमारा इतिहास आगे बढ़ता है वो विचार और चेतना के आपसी अंतर्विरोध से ही इतिहास आगे बढ़ता है। इसका आदर्शवाद का दूसरा है कि विवेक में इतिहास, विवेक, विश्व में विवेक का इतिहास। इसमें विश्व में जो भी गति या विकास की प्रगति हुई है, उसका कारण मानवीय विवेक या तर्क है। और तीसरा कहता है कि आत्मपूर्णता का सिद्धांत देता है। आत्मपूर्णता का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक विचार गति करता है, प्रत्येक विचार गति करता हुआ पूर्णता तक पहुंचना चाहता है। हेगेल के अनुसार कला, धर्म व दर्शन केवल रूप से भिन्न है, इसका ध्येय समान है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा हेगेल के आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है। प्लेटो के आदर्शवाद को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। वही कांट के आदर्शवाद को बुद्धिवादी आदर्शवाद कहा जाता है। देखिए एक बार फिर से इसे मैं रिपीट कर देता हूं। हेगेल के आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है, प्लेटो के आदर्शवाद को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है, और कांट के आदर्शवाद को बुद्धिवादी आदर्शवाद कहा जाता है। और हेगेल पर किसका किसका प्रभाव पड़ा था? हेगेल पर सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव है। वहीं पर अरस्तु के स्वदेशात्मक पद्धति, जिसे टेलियोलॉजिकल मेथड, का भी प्रभाव है। और रूसो के वास्तविक इच्छा, यथार्थ इच्छा या समान इच्छा का भी हेगेल पे प्रभाव है। इसी के साथ इमैनुअल कांट
के बुद्धिवाद और तर्कवाद का प्रभाव था हेगेल पर। और हेगेल अरस्तु रूसो की तरह स्त्री और पुरुषों की समानता का पक्षधर नहीं था। हेगेल अरस्तु और रूसो की तरह स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर नहीं था। महिलाओं के विवेक का अभाव मानता था, महिलाओं में विवेक का अभाव मानता था। और उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उनमें विज्ञान, दर्शन या कला क्षमता नहीं होती है। ये हेगेल कहता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुरुष और स्त्री को किसने समान नहीं माना है, तो उसमें 3 थिंकर दे देंगे, जिसमें हेगेल दे देगा, अरस्तु दे देगा, रूसो दे देगा, एक थिंकर और दे देगा। कहा कि इसमें से कौन मानता है कौन नहीं मानता है। तो आप ये याद रखिएगा, हेगेल, अरस्तु, रूसो ये पुरुष और महिलाओं में समानता नहीं मानते हैं। और हेगेल दास प्रथा का विरोधी था। जहां अरस्तु समर्थक माना जाता है दास प्रथा का, लेकिन वहीं पर हेगेल दास प्रथा का विरोधी माना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें पहला है कि द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, लेकिन ये अधूरी रह गई थी। एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और ये 1802 में प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में प्रकाशित हुई थी। और साइंस ऑफ लॉजिक 1812 में प्रकाशित हुई थी। और चौथा द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस 1817 में प्रकाशित हुई थी। वहीं पर लेक्चर्स ऑन द एस्थेटिक 1818 में। इस पुस्तक में हेगेल ने राजनीतिक चिंतन का विचार है। लेक्चर ऑन एस्थेटिक में हेगेल के राजनीतिक चिंतन का विचार दिया गया है। और यहीं पर आदर्शवादी की तरह हेगेल भी राज्य को नैतिक सत्ता मानता है। इसकी 2 और महत्वपूर्ण पुस्तक है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ रिलीजियन। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको सभी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ रिलीजियन ये बुकें पूछी गई, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बुक पूछी गई हैं। और हेगेल के राजनीतिक दर्शन, हेगेल के राजनीतिक दर्शन क्या है? ये द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड क्या है? ये हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रणेता सुकरात को मानता है। द्वंद्वात्मक पद्धति जिसने हेगेल ने दिया है, वही उसका प्रणेता को किसको मानता है? उसका प्रणेता सुकरात को मानता है। हेगेल का आदर्शवादी द्वंद्ववाद है। हेगेल आदर्शवादी द्वंद्ववाद है। वहीं पर कार्ल मार्क्स भौतिक द्वंद्ववाद है। तो इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कौन आदर्शवादी द्वंद्ववाद है, तो हेगेल जो है वो आदर्शवादी द्वंद्ववाद है। वहीं पर कार्ल मार्क्स जो है वो भौतिक द्वंद्ववाद है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स कैसे भौतिक द्वंद्ववाद है, क्योंकि इसने जो संपत्ति है बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग में कैसे बांटा है, किससे अलगाव होता है, वहीं पर भी आगे पढ़ेंगे। आदर्शवादी द्वंद्ववाद प्रत्यय, आइडिया या विचार को सृष्टि का सार तत्व मानते हैं। जो आदर्शवादी, जो हेगेल का द्वंद्ववाद है, वो प्रत्यय, आइडिया या विचार को सृष्टि का सार तत्व मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स भौतिक तत्व को सृष्टि का सार तत्व मानता है। वहीं पर हेगेल इतिहास में विकास या गति का कारण विचारों में द्वंद्व मानता है। हेगेल और इतिहास का विकास कैसे हुआ है? हेगेल कहता है कि विचारों में द्वंद्व होने के बाद ही इतिहास का विकास हुआ है, लेकिन मार्क्स कहता है भौतिक तत्वों में द्वंद्व होने के बाद। जब एक गरीब और अमीर बनता है तो भौतिक तत्वों में द्वंद्व होने के बाद राज्य का विकास हुआ है, लेकिन मार्क्सवाद में वही राज्य को समाप्त मान लिया जाता है। जब हम ये मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और ये कहता है कि द्वंद्ववाद को समझने के लिए ये 3 बातें बताता है। वाद, जिसे इंग्लिश में थीसिस कहते हैं, उसे प्रतिवाद, संवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद के माध्यम से ही इस प्रक्रिया को हम आगे समझा जा सकता है। इसमें अलगाव का सिद्धांत क्या है? देखिए, अलगाव का सिद्धांत एक हेगेल ने भी दिया है और अलगाव का सिद्धांत एक मार्क्स ने भी दिया, अलगाव का सिद्धांत एक मार्क्स ने भी दिया है। लेकिन जो हेगेल का अलगाव का सिद्धांत है ये सकारात्मक है, लेकिन वहीं पर जो मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत है वो नकारात्मक पढ़ेता है, नकारात्मक रूप में देता है।
कैसे? अब आगे पढ़ते हैं कि अलगाव का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं से समझा जा सकता है। जैसे हेगेल बताता है कि अलगाव का सिद्धांत कैसे होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ से प्यार करता है, वहीं पर जब युवावस्था उसकी होती है तो वो अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, फिर वहीं पर जब उसकी प्रौढ़ावस्था होती है तो अपने बच्चों से प्यार करता है और अंत में सबसे प्यार करता है। तो एक व्यक्ति की अवस्थाओं के माध्यम से अलगाव होता है ना, उसी प्रकार से इतिहास भी आगे बढ़ता है। इतिहास इसी प्रकार से इतिहास का विकास क्रम है। मानव समूह में अलगाव की भिन्न भिन्न अवस्थाएं राष्ट्र राज्य निर्माण करती हैं। हेगेल की अलगाव सिद्धांत सकारात्मक अवधारणा है, लेकिन मार्क्स का एक सिद्धांत, मार्क्स इस सिद्धांत को हेगेल से लेता है। अलगाव का सिद्धांत मार्क्स ने हेगेल से ही लिया है, लेकिन पूंजीवादी के खिलाफ प्रस्तुत कर उसे नकारात्मक अवधारणा बना देता है। वो कहता है कि पूंजीवादी सर्वहारा का शोषण करते हैं। ये मार्क्सवाद जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि हेगेल का अलगाववाद सिद्धांत कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो ये इसकी सकारात्मक अवधारणा है। वहीं पर जो कार्ल मार्क्स है उसकी कार्य अलगाव का सिद्धांत नकारात्मक अवधारणा है कि व्यक्ति कैसे प्रकृति से अलग होता है, अपनों से अलग होता है, कैसे समाज से अलग होता है। तो ये बताया गया है मार्क्सवाद में। तो अलगाव का सिद्धांत मार्क्स ने किससे लिया है? हेगेल से लिया है। अलगाव का सिद्धांत किसने दिया था? हेगेल ने भी सकारात्मक अवधारणा के रूप में दिया था, वहीं मार्क्स ने नकारात्मक अवधारणा के रूप में दिया था। राज्य के विकास का स्वरूप, राज्य के विकास का स्वरूप हेगेल के अनुसार पहले परिवार बना, फिर नागरिक समाज बना, इसके उपरांत राज्य बना। हेगेल कहता है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ? राज्य का निर्माण पहले परिवार बना, फिर एक नागरिक समाज बना, उसके बाद राज्य बना। जैसे परिवार में क्या होता है? परिवार एक 4, 6, 8, 10 लोगों का समूह होता है जिसमें प्रेम, स्नेह, पर सेवा के भाव के रूप में परार्थवाद पाया जाता है, मतलब प्रेम सौहार्दपूर्ण पाया जाता है। वहीं पर फिर नागरिक समाज बना। जब इनमें अलगाव हुआ परिवार में तो लोग विचारों से अलग हुए, तो एक नागरिक समाज बना। हेगेल इसे बुर्जुआ समाज कहता है। हेगेल के अनुसार नागरिक समाज में 3 संबंधित पहलू हैं जिसमें जरूरतों की व्यवस्था होती है। जैसे एक नागरिक समाज बन गया, समाज में क्या होती है? लोगों को एक दूसरे की आवश्यकताएं होती हैं, और इसमें न्याय और प्रशासन होता है कि लोगों को एक दूसरे से सुरक्षा भी तो चाहिए। सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? पुलिस और सहयोग की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से नागरिक समाज बना। हेगेल नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था कहता है, मानते हैं। ये पूछा जाता है कि हेगेल ने नागरिक समाज को कैसी अवस्था माना है? तो जरूरतों की अवस्था माना कि जरूरी है एक नागरिक समाज के लिए। वहीं पर हेगेल के अनुसार नागरिक समाज स्वनिश्चयन का दायरा व स्वहित का साधन है। अब राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य में क्या कहता है ये कि विश्वजनीन परार्थवाद है। राज्य जो है विश्वजनीन परार्थवाद है। हेगेल कहता है कि हॉब्स, लॉक नागरिक समाज को ही राज्य मानते हैं, जबकि यह गलत है, क्योंकि नागरिक समाज तो लाभ और स्वार्थ पर आधारित होता है, जिसमें लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नागरिक समाज किस पर आधारित होता है? हम लोग पढ़े हैं ना, 3 जरूरतें होती हैं। एक जरूरत की व्यवस्था होती है, नागरिक न्याय का प्रशासन होता है, पुलिस और सहयोग की जरूरत होती है। वहीं पर फिर हेगेल ने नागरिक समाज और नागरिक राज्य को अलग मानता है। हेगेल नागरिक समाज और नागरिक राज्य को अलग मानता है। ग्राम्सी ने राजनीतिक समाज और नागरिक समाज का विचार हेगेल से लिया है। कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कि हेगेल राज्य के बारे में क्या कहता है। हेगेल कहता है राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, राज्य सर्वरूपी इच्छा है, राज्य व्यापक व्यक्तित्व है, राज्य धरती पर अवस्थित मन है, राज्य देवी इच्छा है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट विचार थे राज्य को लेकर। वहीं पर हेगेल का राज्य कल्याणकारी राज्य नहीं है। जो हेगेल का राज्य है वो कल्याणकारी राज्य नहीं है, और राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी स्वीकारा नहीं करता है।
जैसे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है, लेकिन हेगेल ऐसा नहीं मानता है। हेगेल कहता है कि चुनाव का अधिकार केवल कारपोरेट प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। अब राज्य के चुनाव, जो कारपोरेट प्रतिनिधित्व क्या है? कारपोरेट प्रतिनिधित्व है कि जो कंपनियों, संगठनों, व्यवसाय को चलाने वाले लोग होंगे, उन्हीं को अधिकार होगा वोट देने का। वहीं पर हेगेल ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, एक कृषक वर्ग, सरकारी वर्ग और व्यवसायिक वर्ग। हेगेल राज्य को साध्य मानता है, हेगेल राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है, और हेगेल संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। ये लेक्चर यहीं तक है, आगे इसका दूसरा पार्ट में पूरा पढ़ा दिया जाएगा फ्रेडरिक हेगेल को। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।